आपको ये गाना तो याद ही होगा। सच कहूँ तो खंडाला कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खंडाला, महाबलेश्वर या लोनावला की वादियों में आप घूमने जाते हैं वो असल में क्या है? ये पूरा इलाका स्थित है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में, जिसे हम सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। लेकिन आज ये खूबसूरत वादियां एक बहुत बड़े सियासी और पर्यावरणीय दंगल का केंद्र बन चुकी हैं। वेस्टर्न घाट्स एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरलम और तमिलनाडु तक पूरे 1500 किलोमीटर में फैली हुई है। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, इसे दुनिया के 8 सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिना जाता है। यहाँ ऐसी हजारों प्रजातियां मिलती हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, जैसे लॉइन टेल्ड मकाक, मालाबार जॉइंट स्क्विरल और नीलगिरी तहर। साथ ही ये हमारे पूरे दक्षिण पश्चिम मॉनसून को कंट्रोल करता है, यानी अगर ये पहाड़ ना हो तो आधे भारत में सूखा पड़ जाए। लेकिन पिछले 12 सालों से इस जीवन रेखा को बचाने के लिए एक सरकारी कानून फाइलों में बंद पड़ा है, जिसका नाम है ESA, यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और अब जुलाई 2026 की एक बेहद कड़क डेडलाइन सामने आ खड़ी हुई है, जिसने पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि दशकों पहले हुई थी। साल 1983 के साइलेंट वैली मूवमेंट के समय से ही वेस्टर्न घाट्स को बचाने की मांग उठ रही थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस पर असली काम शुरू किया साल 2010 से 2011 में, जब केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पैनल बनाया। गाडगिल साहब ने पर्यावरण को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरे के पूरे 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर के वेस्टर्न घाट्स को ESA घोषित कर दो। वहां नई माइनिंग, बड़े बांध, पत्थर की खदानें और थर्मल पावर प्लांट पर पूरी तरह से बैन लगा दो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले यहाँ की लोकल ग्राम सभा से इजाज़त लेना अनिवार्य होगा। अब आप खुद सोचिए, जैसे ही ये रिपोर्ट आई सभी 6 राज्यों की सरकारों में हड़कंप मच गया। राजनेताओं और बड़े बड़े माइनिंग लॉबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट एंटी डेवलपमेंट है, इससे विकास रुक जाएगा। सरकार ने क्या किया? एक कमेटी को दबाने के लिए 2012 में दूसरी कमेटी बना दी, के कस्तूरी रंगन कमेटी। 2013 में इसरो के पूर्व चीफ कस्तूरी रंगन ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके वेस्टर्न घाट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। कल्चरल लैंडस्केप 60% जहां इंसान रहते हैं, खेती करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, इसे उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ। नेचुरल लैंडस्केप 40%, यानी लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का घना जंगल। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस 40% हिस्से को ESA घोषित करो और यहाँ माइनिंग, थर्मल पावर और प्रदूषण फैलाने वाले रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बैन कर दो। साल 2014 में केंद्र सरकार ने इसी कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के आधार पर पहला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन तब से लेकर आज तक पिछले 12 सालों में 6 बार ड्राफ्ट री इशू हो चुका है, पर यह कानून जमीन पर लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक होल्ड अप और राज्यों की राजनीति इसके आड़े आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर कौन इस कानून को रोक रहा है और इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहाँ पूरा मामला 2 घड़ों में बंट चुका है। एक तरफ वो 3 राज्य हैं जिन्होंने कुछ शर्तों के साथ इस कानून को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है, और दूसरी तरफ वो राज्य हैं जो पूरी तरह से अड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं उन 3 राज्यों की जिन्होंने कदम आगे बढ़ाया है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ आपको देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के रुख को समझना होगा। कई बार फडणवीस सरकार पर यह आरोप लगे कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अंधाधुंध विकास पर ध्यान देते हैं। जब भी महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है या अल निनो के कारण मौसम बिगड़ता है तो आलोचक सारा दोष सरकार की नीतियों पर मढ़ देते हैं। लेकिन इस कड़वे सच के बीच एक और सच भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। कम से कम महाराष्ट्र सरकार ने वेस्टर्न घाट्स को बचाने के लिए एक शुरुआत तो की है। महाराष्ट्र का लगभग 7,340 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इसमें आ रहा है। सरकार ने इसके लिए हामी भरी है।
हाँ, उन्होंने एक शर्त रखी है कि उनके 378 विलेजेस को इस लिस्ट से बाहर रखा जाए क्योंकि वहाँ पहले से इंडस्ट्रीज या माइनिंग बेल्ट्स हैं। गोवा ने भी अपने 21 विलेजेस को बाहर रखने की शर्त के साथ सहमति जताई है और गुजरात ने तो अपने 64 विलेजेस के लिए पूरी तरह हरी झंडी दे दी है। अब आलोचक कह सकते हैं कि इन सरकारों ने शर्तें क्यों रखी, लेकिन भाई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझो। इतने बड़े लोकतंत्र में बिना किसी शर्त के पूरी तरह से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बैन करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। कम से कम इन सरकारों ने एक कंडीशनल यस तो कहा, टेबल पर बैठकर बात को आगे बढ़ाई। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं। अब इसके विपरीत उन राज्यों को देखिए जो टस से मस होने को तैयार नहीं है। कर्नाटक और केरलम। कर्नाटक के पास वेस्टर्न घाट्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, 20,668 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन वहां की कैबिनेट ने इस पूरी रिपोर्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट ही अनसाइंटिफिक है। वहीं केरलम, जो हर साल भयंकर लैंडस्लाइड्स झेलता है, वो अपने हिस्से को 9,993 से घटाकर 8,805 स्क्वायर किलोमीटर करने पर अड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि जहां इंसानी आबादी और रबर या कॉफी के प्लांटेशन हैं, उन्हें पूरी तरह बाहर रखा जाए। वहां के राजनेता अपने बड़े बड़े प्लांटेशन मालिकों और वोट बैंक के दबाव में इस फाइल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस 12 साल के गतिरोध को तोड़ने के लिए एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक और राजनीतिक कदम उठाया है। इसे हम सबकी सहमति के इंतजार में रुकने के बजाय चरणबद्ध शुरुआत की नीति कह सकते हैं। ये जो आखिरी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, उसकी मियाद 27 जुलाई 2026 को खत्म हो रही है। इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अब भी 6 राज्यों की एक साथ हामी भरने का इंतजार करके वक्त जाया नहीं करेंगे। जो तैयार हैं वहां से काम शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने सहमति दे दी है, उनके लिए केंद्र सरकार बहुत जल्द फाइल नोटिफिकेशन जारी करके कानून लागू कर देगी। और यहीं से शुरू होता है असली चक्रव्यूह। जैसे ही इन 3 राज्यों में ये कानून लागू होगा, कर्नाटक और केरलम कानूनी रूप से पूरी तरह अलग थलग हो जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हाथ में एक बहुत बड़ा कानूनी डंडा आ जाएगा। अदालतें सीधे कर्नाटक और केरलम से पूछेंगी कि जब बाकी राज्य अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसके अलावा सरकार पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज नाम का एक फॉर्मूला ला रही है, यानी जो राज्य पर्यावरण बचाएगा उसे केंद्र से सीधे स्पेशल ग्रीन फंड और भारी भरकम ग्रांट्स मिलेंगे। जो अड़े रहेंगे वो आर्थिक रूप से भी घाटे में रहेंगे और जब भी वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो जनता का गुस्सा अलग से झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरे दंगल का ग्राउंड रियलिटी चेक क्या है? सच ये है कि हमें यहाँ किसी की आंख बंद करके तारीफ नहीं करनी है। राजनीति और विकास का सच हमेशा थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन आज की ज़मीनी हकीकत को देखो तो गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने पूरी तरह से अड़ने के बजाय पर्यावरण और जनता दोनों के हित में बीच का रास्ता चुना है। एक तरफ जहां कुछ राज्य सब कुछ या कुछ भी नहीं की जिद पर अड़े हैं और फाइलों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, वहीं इन राज्यों ने एक व्यवहारिक शुरुआत की है। ये सरकारें भी जानती हैं कि ना तो हम विकास को पूरी तरह ठप कर सकते हैं और ना ही पर्यावरण को पूरी तरह तबाह होने दे सकते हैं। इसलिए तमाम लोकल दबावों और आर्थिक हितों के बीच टेबल पर आकर एक कंडीशनल सहमति देना ही इस 12 साल के गतिरोध को तोड़ने का इकलौता जरिया था। कम से कम इन्होंने एक कदम आगे तो बढ़ाया। 27 जुलाई 2026 की डेडलाइन हमारे सिर पर है और आज अगर वेस्टर्न घाट्स को बचाने की कोई उम्मीद बची है तो वो इसी बीच के रास्ते से होकर गुजरती है, क्योंकि बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता। उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ता है और वो पहला कदम इन राज्यों ने उठा लिया है। खैर, आपका इस प्रैक्टिकल अप्रोच पर क्या सोचना है? क्या बाकी राज्यों को भी जिद छोड़कर इस तरह बीच का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये भी कमेंट सेशन में हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।